कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। युवराज ने उसके उस हथेली को थाम लिया जिससे उसने उसका मुंह बंद कर रखा था और उसको चूम कर बोला, वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया और जिया अभी भी वहीं खड़ी रही। युवराज 5-6 कदम आगे बढ़ा और फिर रुककर पीछे मुड़ा तो जिया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और अपने दोनों हाथ बांध कर उसे ही घूर रही थी। युवराज ने इशारों में उससे पूछा, क्या हुआ? मुझे साड़ी में उलझन हो रही है, मुझे गोद में उठा कर ले चलो ना। एक बार फिर उसकी नौटंकी शुरू हुई और युवराज दिल से मुस्कुरा उठा। सच में उसकी बीवी बेबी गर्ल ही थी। जब जब उसके ड्रामे होते थे तो वो 6 साल के छोटे बच्चे को भी पीछे छोड़ जाते थे। युवराज मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे गोद में उठा लिया। युवराज और जिया इस वक्त डिनर टेबल के सामने खड़े थे जिसे जिया ने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया था और उसके सेंटर में एक छोटा सा हार्ट शेप का केक रखा था। युवराज हैरानी से कभी उस केक को देख रहा था तो कभी जिया को। ओहो खड़ूस, अब देखते ही रहोगे या केक भी कट करोगे? जल्दी केक कट करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। करो ना प्लीज़। चॉकलेट फ्लेवर वाली केक को देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। जिया बिल्कुल बच्चों की तरह अपने फेस पर क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, पर युवराज अभी भी साइलेंट मोड में खड़ा था। ये केक ये तुमने बनाया? युवराज हैरानी से केक की तरफ उंगली पॉइंट करके पूछा। क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं सॉरी, आई मीन ऐसा केक तो बचपन में मम्मा मेरे लिए बनाती थी, जेम्स वाली, जो मुझे बहुत पसंद थी। तुम्हें कैसे पता है ये? आई नो एवरीथिंग। अब आप नहीं बताओगे इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। बड़ी दादी ने मुझे बताया था आपको बचपन में ऐसे केक ही पसंद थे। आप अपने हर बर्थडे पर मम्मा से ऐसे ही केक बनवाया करते थे। हाँ ये बात अलग है, मम्मा राउंड शेप का केक बनाया करती थी और मैंने हार्ट शेप का बनाया है। अब मैं आपकी मम्मा थोड़ी हूँ। कान खुजाते हुए, बीवी हूँ तो ये दिल वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया। जिया मुस्कुराकर अपनी आंखें मटकाते हुए बोली। युवराज ने उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके में खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उतनी ही जल्दी उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए जल्दी जल्दी बोला, यू नो व्हाट बेबी गर्ल, मैंने अगर अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा कुछ मिस किया है तो वो यही केक है जो मम्मा मेरे लिए बनाया करती थी। आज तुमने इसे बनाकर, अब मैं क्या ही कहूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच सोना। अपनी बात खत्म करके युवराज एक बार फिर उसके पूरे चेहरे पर किस की बौछार करने लगा और जिया हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करके उसको देखती ही रह गई। युवराज ने उसके पूरे चेहरे को चूमने के बाद जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ा, जिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का दे दिया और हल्की नाराजगी से बोली, अब क्या केक की जगह मुझे खाने का इरादा है क्या? ये ऐसे नॉन स्टॉप किस कौन करता है? बंदी को सोचने समझने का भी मौका मिलना चाहिए, पर नहीं, ऐसे ही शुरू हो गए कहीं भी। जिया गुस्से में मुंह फुलाकर बोल रही थी। उसके फूले हुए गाल को देखकर युवराज को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और वापस अपने करीब खींचकर उसके कान के पास आकर अपनी मधोसी भरी आवाज़ में बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सच में इस वक्त मुझे केक से ज़्यादा टेस्टी तुम्हारे ये लाल गाल लग रहे हैं। कहो तो केक से पहले इन्हें टेस्ट कर लूं? युवराज ने अपनी बात खत्म करते ही उसके गालों को बाइट कर लिया। आउच खड़ूस, वो अपने गाल सहलाते हुए बोली। युवराज ने नाइफ उठाया और उसके हाथों में पकड़ा कर दोनों ने एक साथ मिलकर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर डिनर किया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस पेड़ की तरफ बढ़ गए। पेड़ के नीचे एक राउंड शेप का मैट्रेस लगा हुआ था और उसके आसपास सफ़ेद पर्दे से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जिसके ऊपर छोटी छोटी टिमटिमाती लाइटें जल रही थीं। खड़ूस, आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग इज ऑसम। ओके, फिर अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? जिया हिचकिचाते हुए बोली। हाँ मांगो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपका है वो मेरा है ही, पर आपका गुस्सा ना नेक्स्ट लेवल का है, वो मेरा नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं।
फिलहाल आप मुझसे प्रॉमिस करो कि अभी मैं आपको जो कुछ दिखाऊंगी उससे आप गुस्सा नहीं होंगे। ऐसा क्या दिखाओगी? युवराज अपनी आईब्रो उचकाकर पूछा। आप करो ना प्रॉमिस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके, नहीं करूँगा। युवराज को मजबूरन हाँ बोलना पड़ा। जिया घबराते हुए पीछे मुड़े और अपनी बालों को एक साइड करके आगे कर लिया। ये दिखाना था, प्लीज़ गुस्सा मत करना। युवराज ने जब उसके बैग पर नज़र डाली तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जिया की पतली सुराहीदार गर्दन पर पड़ी और वहाँ पर बने उस टैटू को देखकर उसका गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पर था। जिया ने अपनी गर्दन के पीछे एक छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत सा दिल बनवाया था और उसके बीचों बीच युवराज लिखवाया था। उस टैटू को देखकर युवराज भड़क उठा। उस टैटू को देखकर युवराज गुस्से में गरजते हुए बोला, व्हाट इज़ दिस बेबी गर्ल, क्या है ये? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर जिया सहम गई। उसने खुद को पहले से युवराज के इस गुस्से को झेलने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी युवराज इसके लिए उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है। उसे एक खरोच भी आ जाती है तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर ये टैटू और इसे बनवाने वक्त होने वाले दर्द, हाय उसके लिए तो युवराज उसे कच्चा चबा जाएगा। आपने प्रॉमिस किया था खड़ूस, गुस्सा नहीं करोगे? जिया नजरें नीचे झुकाकर बोली। अच्छा तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के लिए मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा? क्या ज़रूरत थी इसकी? मेरा दिल कर रहा था। तुम्हारा दिल कब से ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने का करने लगा? आपने भी तो बनवाया है, अब क्या मेरी नकल करोगी? मैंने नकल नहीं की, मुझे बनवानी थी इसलिए बनवाया। ट्रस्ट में मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, मैंने पेन किलर ले लिया है। प्लीज़ आप गुस्सा मत करो ना, वरना मुझे पेन होने लगेगा। वो रोनी सूरत बनाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली और युवराज का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। वो बिना उससे कुछ बोले वहाँ से सीधे मैट्रेस पर आकर दूसरी तरफ घूमकर लेट गया। जिया भी चुपचाप चलते हुए उसके पास आई और उसके पीछे बैठकर उसके ऊपर झुककर उसके कान में बोली, सॉरी बट नॉट सॉरी। युवराज ने तिरछी नज़रों से उसे घूर कर देखा और वापस दूसरी तरफ घूम गया। जिया कुछ पल तक उसे निहारती रही, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपने साइड में रखे एक गिफ्ट बॉक्स को उठाया और उसका रैपर खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग थी। उसमें एक कपल थे और उनके साथ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची। वैसे आपको हमारी फर्स्ट बेबी गर्ल चाहिए क्या? जिया ने उस ड्राइंग को देखते हुए सवाल किया और उसकी बात को सुनकर युवराज ने उसकी तरफ घूमकर देखा और उसके हाथों से उस ड्राइंग को देखा तो फटाक से उठकर बैठ गया और उसके हाथों से ड्राइंग छीन कर बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये सब छोड़ो, ये बताओ ये आपने कब बनाई? उससे तुम्हें क्या? और तुम बिना मुझसे पूछे मेरी चीज़ों को छुआ मत करो, समझी? युवराज ने ड्राइंग को फोल्ड किया और अपने सिरहाने रखकर वापस से लेट गया। जिया उसके ऊपर झुकी और उसके गाल पर किस करके धीमी आवाज़ में बोली, वैसे मेरे बिना आपकी ये ड्रीम पूरी नहीं होने वाली और आपकी ये ड्रीम ड्राइंग में एक चीज़ की कमी है। युवराज ने उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके में उसे पलटकर अपने नीचे दबाकर बोला, वो क्या? वो ये कि आप इस ड्राइंग में एक बेबी बॉय को बनाना तो भूल ही गए। जिया ने अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में लपेटकर उसके चेहरे को अपने और करीब खींच लिया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह शरारती और ड्रामेबाज। मैं ड्रामेबाज हूँ? जिया उसे आंखें दिखाई तो युवराज उसके गालों को किस करके बोला, हाँ हो तुम ड्रामेबाज और साथ में नखरीली भी। एंड यू नो वाट, मुझे तुम्हारे सारे नखरे उठाना पसंद है और इसके साथ साथ मैं हमारी प्रिंसेस के भी सारे नखरे उठाना चाहता हूँ, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। युवराज उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था और जिया भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और युवराज के नाक से अपना नाक रफ करके उसके होठों को हल्का स्मूच करके बोली, पर मुझे तो मिनी मिस्टर खड़ूस चाहिए, सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम केयरिंग नेचर एंड सेम प्रोटेक्टिव नेचर, सेम टू सेम, बस आपकी तरह माफिया ना बने। डोंट वरी, मैं हमारे बच्चों को इस दलदल में कभी नहीं उतरने दूंगा। एंड सेकंड थिंग, तुम्हें नहीं लगता सिर्फ सपने देखने से या फिर सोचने से बेबी आते हैं? उसके लिए कुछ करना पड़ता है, समथिंग रोमांटिक।
उसने आखिरी लाइन उसके कान में बेहद करीबी अपने मैग्नेटिक आवाज़ में कहा, जिससे जिया सिहर उठी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए। उसका दिल इस वक्त बुलेट ट्रेन से भी दुगनी स्पीड में धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जिसे देखकर युवराज का गला सूखने लगा। उसने बिना वक्त गंवाए उसके होठों को लॉक कर दिया। आज वो भी खुद को रोकना नहीं चाहती थी और इन खूबसूरत एहसास में युवराज के साथ बहक जाना चाहती थी। उसके हाथ बेलगाम होकर युवराज के बालों में घूमने लगे। कुछ पल बाद अचानक से वो रुककर जिया को देखने लगा, जो आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो उठकर बैठ गया। जब जिया को अपने ऊपर हल्का महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो युवराज पूरे शिद्दत से अपनी उन बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे ही देख रहा था। युवराज की नज़रों में उसे खुद को पाने की शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी, जिससे शर्माकर वो दूसरी तरफ मुड़ गई। युवराज हौले से मुस्कुराया और जिया के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर उसके कान में धीरे से बोला, क्या चाहती हो? बना लूं तुम्हें अपना, रंग दो तुम्हें पूरी तरह से अपने रंग में। जिया बिना कुछ बोले दूसरी तरफ घूम गई और आंखों को कसकर भींच लिया। युवराज को उसका जवाब मिल चुका था। उसने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हें साड़ी में सोने की आदत नहीं है, चेंज इट, मैं बाहर हूँ। युवराज वहाँ से उठकर बाहर चला गया और लगभग 10 मिनट बाद अंदर आया तो जिया उसकी वाइट शर्ट पहन चुकी थी और चादर ओढ़कर आंखें बंद कर सो रही थी, या यूं कहो सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच में मोमेंट हुए थे उसकी वजह से वो युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। युवराज मुस्कुराते हुए आकर उसके बगल में लेट गया और धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा तो जिया के होठों पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो आंखें खोले बिना बोली, आपकी प्रिंसेस यही होगी और तुम्हारा मिनी मिस्टर खड़ूस भी। युवराज मुस्कुराकर बोला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। 1 साल बाद। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? पीले फूल की जगह लाल क्यों लगा रहे हो? हल्दी में क्या तुम लाल फूलों से डेकोरेशन करोगे? और यहाँ पर हरे पत्ते लगा रखी है, इसे हटाओ और जल्दी से यहाँ सफ़ेद फूल लगाओ। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर बाहर देखो, मेहमानों के खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पाटिल, तुम अभी तक गिफ्ट पैक कर रहे हो, ध्यान रखना कोई भी मेहमान बिना रिटर्न गिफ्ट लिए नहीं जाए। अरे तुम वहाँ ऊपर क्यों चढ़े हुए हो और ये हरे पर्दे क्यों लगा रहे हो? हटाओ यहाँ से। एक के बाद एक जया जी सब पर गुस्सा करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी। अरे वो बेचैन भी क्यों ना हो, आज से उनके इकलौते पोते के शादी की रस्में की शुरुआत जो थी, इतना बेचैन तो बनता है। अरे जया, तू पहले यहाँ बैठ, सब काम अच्छे से हो जाएगा। हल्दी की रस्म शाम को है, अभी सुबह के 7 ही बजे हैं। तू क्यों इन बेचारों पर इतना गुस्सा कर रही है? बेवजह तेरा बीपी बढ़ जाएगा। बैठ यहाँ। गायत्री जी ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। तू तो पूछ ही मत, इन कामचोरों का काम देखा है तूने? देख कैसे लग रहे हैं। लग रहा है हॉस्पिटल से मरीजों को उठाकर लगा दिया है यहाँ पर काम करने के लिए। इतने धीरे धीरे हाथ चला रहे हैं। जया जी सर पकड़कर बोली और उनकी बातों को सुनकर गायत्री जी मुस्कुराने लगे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब समय पर हो जाएगा। मधु की मम्मी सीमा जी वहाँ आकर बोली। हाँ आंटी, सब हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लीजिए। रोनी की बहन शीतल भी अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए वहाँ आई और उन सबको एक एक कप चाय दिया। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ का नज़ारा है कैसा। जिया और उसके सारे दोस्तों के फैमिली वहाँ मौजूद है, क्योंकि आज से युवराज जिया के साथ साथ शेरगिल और मधु की भी शादी की रस्मों की शुरुआत है। आज हल्दी है, कल मेहंदी और संगीत, उसके बाद शादी। फिलहाल तो ये नीचे का नज़ारा है। ऊपर जिया अपने बेड पर आराम से फैलकर सो रही थी। जब उसके फ़ोन पर अलार्म बजा तो वो एक लंबी अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई और होठों पर बड़ी वाली स्माइल लेकर बोली, हाँ कितना अच्छा नींद आया मुझे, वरना खड़ूस मुझे तो कभी सोने ही नहीं देते थे। इन पिछले 1 सालों में उन्होंने मुझे कितना परेशान किया है वो तो मैं ही जानती हूँ। अब उनकी बारी। उफ्स, मैं तो भूल ही गई, मैं भी तो उन्हें देख लूँ, मेरे बिना उनकी सुबह हुई कैसे। वो बेड से कूद कर उठी और जल्दी से बालकनी में आकर आउट हाउस की तरफ देखने लगी, जो आहूजा मेंशन से कुछ दूरी पर था, जहां युवराज इस वक्त गार्डन में बैठा था और अपने किसी ऑफिस के क्लाइंट से डिस्कशन करने में बिजी था।
जिया वहीं रेलिंग पर हाथ टिकाकर एकटक युवराज को मुस्कुराते हुए देखने लगी। जब उसके फ़ोन पर मैसेज की बीप बजी तो उसने मैसेज देखा तो उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हो, युवराज का मैसेज आया। अब मैं क्या ही करूं, आपको परेशान करके मेरी स्माइल खुद ब खुद बढ़ जाती है। एक बात बताऊं, रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वैसे आपकी रात कैसे कटी आउट हाउस में? जिया ने टोंट वाला मैसेज किया जिसे पढ़कर युवराज को गुस्सा आया। उसने अपनी नज़रें बालकनी की तरफ दौड़ाई तो जिया ने फ्लाइंग किस पास किया और फटाक से अंदर भाग गई। तुम्हें तो शादी के बाद देखता हूँ, युवराज ने दांत पीसते हुए कहा। इधर आउट हाउस की बालकनी में शेरगिल मधु को इशारेबाजी कर रहा था और मधु उसके इशारों को समझते हुए भी ना समझने का नाटक कर रही थी। और इन दोनों के ठीक ऊपर आउट हाउस के टेरिस पर हमारे ऋषभ बाबू बेचारे फ़ोन पर मानुषी को डांटे जा रहे थे। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गई? जब दादी ने मुझे उन दोनों के साथ आउट हाउस में शिफ्ट किया तो तुम कुछ बोल नहीं सकती थी? अरे मैं शादीशुदा हूँ, मुझे इन रस्मों के झमेले में क्यों उलझना था? ऋषभ ने गुस्सा करते हुए मानुषी से कहा, जो इस वक्त अपने रूम में कपड़े आयरन करते हुए उससे बात कर रही थी। मतलब जनाब का मूड सुबह सुबह उखड़ा हुआ है। काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर ऋषभ कपूर, आपके पास भी जुबान है और आप भी दादी को बोल सकते थे कि आपको आउट हाउस में नहीं जाना, तो आपने क्यों नहीं कहा? ओह हेलो, मैंने बोलने की कोशिश की थी पर तुमने मुझे बोलने कहाँ दिया। उल्टा तुमने कहा कि मैं तुम्हारे सामान पैक कर देती हूँ। ऋषभ गुस्से में फुफकारता हुआ बोला और उसकी बातों पर मानुषी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ बहुत ज़्यादा, इतना कहकर एक बार फिर मानुषी हंसने लगी जिससे गुस्सा होकर ऋषभ ने कॉल कट कर दिया। इन तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जो तीनों गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं? कल दोपहर में ही जब ये लोग ऑफिस से लौटे थे उसी वक्त जया जी ने युवराज और शेरगिल को अपना सामान पैक करके आउट हाउस में शिफ्ट होने के लिए बोल दिया और सख्त हिदायत दी कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उन दोनों को अपनी अपनी दुल्हन से नहीं मिलना है। इन बेचारों ने तो जया जी की बात सर झुकाकर मान ली। अब ये दोनों अपनी अपनी वालियों से दूर हैं तो ऋषभ को क्यों बख्शा जाए, इसलिए इन दोनों ने ऋषभ को भी लपेटे में ले लिया। अब बेचारा ऋषभ मरता क्या ना करता, जया जी के सामने कैसे बोल दे कि वो मानुषी से दूर नहीं रहना चाहता। बेचारा मुंह बनाकर दोनों के साथ आउट हाउस में शिफ्ट हो गया। वैसे आउट हाउस ज़्यादा दूर नहीं था, स्विमिंग पूल के बगल में गार्डन और गार्डन के बगल में एक छोटा सा गार्डन और उसके बगल में एक छोटा सा आउट हाउस जहाँ इस वक्त ये तीनों मजनू रह रहे थे। शाम के वक्त, चलो फाइनली कम से कम हल्दी लगाने के बहाने तो हमें मेंशन में एंट्री मिल ही जाएगी। शेरगिल अपने कुर्ते का बटन बंद करते हुए मुस्कुराकर बोला। पर युवराज वो तो शांति से अपने बालों को सेट कर रहा था क्योंकि वो जानता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मनु को साड़ी में देखने के लिए। यू नो वाट, वो साड़ी में गजब लगती है। ऋषभ भी जल्दी जल्दी अपने जूते पहनते हुए बोला। और मैं भी छवि को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। आप तीनों के चक्कर में सारे कुंवारे लड़के इस आउट हाउस में कैदी बने हुए हैं और मैं भी फंस गया हूँ, रोनी मुंह बनाकर बोला। इधर तीनों के दिल में अरमानों के फूल खिल रहे थे और युवराज चुपचाप इनकी बातों को सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। जब दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई तो शेरगिल ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जया जी अपने हाथों में हल्दी का कटोरा लिए खड़ी थी और उन्हीं के साथ मधु की मम्मी गायत्री जी, शीतल और भी कई सारे फीमेल गेस्ट। अरे दादी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? हम लोग तो वहाँ आ ही रहे थे, शेरगिल मुस्कुराकर बोला। पर उसके दिल में खिले हुए अरमानों के फूल पर जया जी की बातों का तेजाब इस कदर पड़ा कि फूलों के साथ साथ हमारे दूल्हे मियाँ का चेहरा भी मुरझा गया। क्यों क्यों बेटा, तुम लोग वहाँ क्यों आओगे? तुम दोनों की हल्दी तो यहीं होगी। मैंने बताया था ना, शादी से पहले ना ही उस घर में एंट्री मिलेगी और ना ही लड़कियों को देखने को मिलेगी। तो तू अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख और जल्दी से तैयार होकर हॉल में आ जाओ। सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, हम सब तुम दोनों को हल्दी लगाएंगे। जया जी उसके गालों को छूकर बोली और हाल में चली गई। क्या क्या, ऋषभ और शेरगिल दोनों एक साथ चीखे और इन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सारी लेडीज गैंग की हंसी छूट गई। वही युवराज अपना सर नामे हिलाकर वहां से फ़ोन लेकर हॉल में चला गया।
हॉल हर तरफ पीले और सफ़ेद फूलों से सजा हुआ था और वहाँ मौजूद खूबसूरत खूबसूरत चेहरे इस चमक दमक में चार चांद लगा रहे थे। फिलहाल तो युवराज और शेरगिल को हल्दी लग रही थी। दोनों एक साथ बैठे हुए थे। पहले जया जी ने युवराज को हल्दी लगाया, उसके बाद शेरगिल को। ऐसे ही कर कर सब ने एक एक करके उन दोनों को हल्दी लगाया और अंत में ऋषभ ने आकर पूरे की पूरी हल्दी की कटोरी लेकर उन दोनों के चेहरे पर मल दिया। थोड़ी हंसी मजाक के साथ इन दोनों की हल्दी की रस्म कंप्लीट हुई और उन दोनों की छुआई हुई हल्दी लेकर लेडीज़ गैंग वहाँ से विदा हो गई। सबके जाने के बाद हमारे सारे बैचलर्स लड़के मुंह लटकाकर फर्श पर आलती फालती मारकर बैठ गए और आहूजा मेंशन में एंट्री करने के लिए कोई तिकड़म लगा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। यार हम अंदर कैसे जाएं? शेरगिल मायूस होकर बोला। मैं कितना एक्साइटेड था, पर दादी की कही बातों ने सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया। ऋषभ भी मुंह बनाकर बोला, अरे आप दोनों इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? कहो तो मैं एक आइडिया दूं। अंबर टपाक से बोला। हाँ हाँ बताओ, सबने एक साथ खुशी से उछल पड़े। अंबर ने सबको कुछ बताया, जिसे सुनकर पहले तो सबने ना नुकुर की, लेकिन बाद में सब मान गए। पर युवराज अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मैं नहीं जा रहा, तुम सब जाओ, युवराज ने मुंह बनाकर कहा और वहां से कमरे में चला आया। सबने उसे इग्नोर किया और अपने प्लान के हिसाब से फटाक से फुर्र हो गए। आहूजा मेंशन हर जगह चहल पहल मची हुई थी। हाल में एक्साइटेड औरतें बैठकर ढोल बजा रही थी और साथ में गाने भी गुनगुना रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां डांस करने में बिजी थी और कुछ वेटर की ड्रेस में सबको स्नैक्स और जूस सर्व कर रही थी। सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ पड़ी तो सब उधर देखते ही रह गए, जहां से जिया और मधु नीचे आ रहे थे और उसके दोनों साइड मानुसी और छवि थे और उनके पीछे भी और ढेर सारी लड़कियां। सब नीचे आकर अपनी जगह पर बैठ गए। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट सजी हुई थी, लेकिन जिया और मधु के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और आंखों में एक अलग ही चमक। अरे आंटी जी, ये आप लोग रूखे सूखे ढोल क्यों बजा रहे हो? कुछ तड़क भड़क सुर भी लगाओ, आज दो दो लड़कियों की हल्दी की रस्म है। 2 किलोमीटर दूर तक भी लोगों को पता चलना चाहिए कि इस घर में शादी वाला माहौल है। चलिए चलिए, थोड़ा सुर को तेज कीजिए। मानुसी सबको डपटते हुए बोली और उसी के साथ हमारी ढोल वाली आंटियों के गाने की स्पीड के साथ साथ गाने के सुर भी ऊंचे हो गए। दरवाजे से अभी भी औरतों का आना जाना लगा हुआ था। तभी दरवाजों से औरतों का एक झुंड अंदर आया, जो दिखने में काफ़ी हट्ठे कट्ठे लग रहे थे और उन सबके घूंघट कमर तक आ रहे थे। सब एक साथ गैंग बनाकर चलती हुई आई और एक साइड कोने में जगह बनाकर बैठ गई। है कोई, संभालो मुझे, मेरी खूबसूरती तितली तो आज मेरी जान उड़ा कर ले जाएगी। घूंघट के नीचे बैठा हुआ ऋषभ अपने दिल पर हाथ रखकर बोला और शेरगिल ने जोरदार कोहनी उसके पेट में जमा दी। अभी चुप कर, अगर किसी ने सुन लिया तो औरतों के बीच में हमारे घूंघट के साथ इज्जत भी उतर जाएगी। और नहीं तो क्या, आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, पर हम सब ठहरे कॉलेज बॉयज, हमारी तो इज्जत के साथ साथ करियर भी दांव पर लग जाएगी। अंबर भी घूंघट के अंदर से फुसफुसाकर बोला। वैसे मेरी छवि भी लाल ड्रेस में बिल्कुल खिली हुई गुलाब की तरह लग रही है। इस बार रोनी थोड़ा तेज आवाज़ में बोला तो सारी बॉयज़ गैंग की आंटियां उसे घूरने लगीं। बाद में निहार लेना अपनी वालियों को, पहले ये सोचो कि हम लड़कियों को हल्दी कैसे लगाएं। अचानक से उन सब के कानों में युवराज की आवाज़ आई तो सबने हैरानी से अपना सर साइड में घुमाया तो सबके बगल में युवराज भी एक लंबा सा घूंघट किए बैठा हुआ था। अरे युवराज बहना, सॉरी सॉरी, आई मीन युवराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषभ धीरे से फुसफुसाकर बोला। बर्तन धुलने आया हूँ, तू भी हेल्प करेगा? शांति से बैठ, वरना पकड़ा गया तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जिंदगी भर के लिए इस घूंघट को अपने चेहरे पर चिपकाना पड़ेगा। युवराज के डांटने पर सबकी चपड़ चपड़ बंद हो गई। जया जी आगे आकर जैसे ही हल्दी की कटोरी से हल्दी लेकर जिया को लगाने गई तो रोनी औरत की आवाज़ में बोला, अरे अम्मा जी, आप ही क्या कर रही हैं? हमारे गांव में एक दादी अम्मा थी, वो हमेशा बोला करती थी कि इन सब रस्मों की शुरुआत सबसे बुजुर्ग से की जाए तो अच्छा शगुन होवत है। और आपसे बुजुर्ग तो यहाँ हमारे बगल में कौशल्या अम्मा बैठी हैं। अगर आप बुरा ना माने तो ये बिटिया को हल्दी लगाएंगी तो रंग ज़्यादा खिल के आवेगा। अरे हम क्यों बुरा मानेंगे? आइए कौशल्या अम्मा, पहले आप ही हल्दी लगा दीजिए हमारी जिया को।
जया जी पीछे हट गए। युवराज झुककर उठा और बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह चलते हुए जिया के सामने जाकर बैठ गया। जैसे वो जिया के सामने बैठा, अचानक से जिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा ये पहचानने में कि उसके सामने बैठी हुई औरत कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि उसके खड़ूस है। युवराज ने हल्दी अपने हाथों में लगाई और जैसे ही जिया के गालों पर लगाने गया, जिया ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे से फुसफुसाकर गुस्से में बोली, वैसे आपके हाथ कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं है युवराज अम्मा। युवराज ने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाकर जिया की आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट किया, तो जिया ने बदले में उसे घूर कर देखा पर उसने किसी को बताया नहीं। युवराज ने उसे हल्दी लगाने के बहाने से उसके गालों को बड़े ही सेंसिटिव तरीके से टच किया, जिससे अंदर तक जिया सिहर गई। उसने उसके हाथों पर हल्दी लगाने के बहाने सबसे छुप कर उसके कमर पर चींटी काटा, जिससे जिया चिहुक उठी और उसे घूरने लगी। युवराज ने प्यार से एक बार फिर उसके गालों पर हल्दी लगाया और उठकर जाने लगा तो मानुसी बोली, अरे कौशल्या अम्मा, हमारी दूसरी दुल्हन को भी तो हल्दी लगा लो। अरे बिटिया, काहे चिंता करत हो, ये हमारी दूसरी रेखा अम्मा है ना, ये दूसरी बिटिया को हल्दी लगाएंगी। रोनी ने फिर से मुंह दबाकर औरतों की आवाज़ में बोला। इस बार शेरगिल जाकर मधु को हल्दी लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होकर आगे बढ़ा, अचानक से नीचे से उसकी साड़ी खुलकर नीचे गिर गई और उसका जींस दिखने लगा। अरे यार, ये देखो, ये दादी अम्मा ने तो साड़ी के नीचे जींस पहन रखी है। अचानक से छवि चिल्लाकर बोली तो सबने शेरगिल को देखा और अगले ही पल सब एक साथ चिल्ला पड़े, अरे ये कोई अम्मा मम्मा नहीं है बल्कि हमारे कुंवारों की गंग है, पकड़ो इन्हें। जैसे ही सबने एक साथ चिल्लाया, सारे लड़के अपना अपना घूंघट संभाल कर इधर उधर भागने लगे। जैसे ही वो सब दरवाजे की तरफ भागे, लड़कियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ हाथ बांध कर खड़ी हो गईं। वो दूसरी तरफ से भागे तो वहाँ भी सारी सीनियर सिटीजन औरतें हाथ बांध कर खड़ी हो गईं। जब तीसरी तरफ भागे तो सामने हमारी दुल्हनें हाथ बांधकर खड़ी थी और चौथी तरफ जया जी और सुमित्रा जी खड़ी थी। अब मरता क्या ना करता, सबने अपना मुंह नीचे लटका कर अपना अपना घूंघट हटाना शुरू किया। जब सबने अपना घूंघट उठाया तो जिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया, कहीं युवराज भी वहां ना हो। पर शुक्र था कि युवराज उन सब में मौजूद नहीं था और पहले ही वहां से गायब हो चुका था। क्या चल रहा है यहाँ? मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से, फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? जया जी ने थोड़ा गुस्से में पूछा तो उन सब का लटका हुआ चेहरा और भी ज़्यादा लटक गया। दादी, आप टेंशन मत लो, हम सब हैं ना, ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा यहाँ आना तो दूर, नज़रें उठाकर भी नहीं देखोगे। मानुसी ने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए हुए कहा तो सारे लड़के एक साथ ऋषभ को घूरने लगे, जैसे बोलना चाह रहे हों कि अपनी बीबी को संभाल। क्या मतलब तुम्हारा? हमें पनिशमेंट क्यों मिलेगी? हम अपने घर में आए हैं और अपनी बीवियों को देखने आए हैं, तो इसमें कैसी पनिशमेंट? शेरगिल ने सफाई पेश किया, जिस पर मधु ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पहली बात, दादी ने तुम सबको यहाँ आने से मना किया था, और दूसरी बात, अभी तक मैं तुम्हारी बीबी बनी नहीं हूँ। लड़कियों, बहुत हुआ आर्ग्यूमेंट, अब इन्हें सजा सुनाई जाए। जया जी का फरमान और सबने अपना चेहरा डीजे वाले की तरफ मोड़ दिया। डीजे वाली बहना, कोई तड़कते भड़कते सॉन्ग तो चलाओ जो हमारे इन बहनों को थिरकने पर मजबूत कर दे, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और डीजे पर जो सॉन्ग प्ले हुआ, जिसे सुनकर सारी लड़कियों की हंसी छूट गई। ऐसी नज़र से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। बवाल हो गया, रायता फैल गया, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले। इन गानों को सुनकर सारे लड़कों ने घूर कर डीजे की तरफ देखा, पर अफसोस, वहाँ भी एक लड़की ही मौजूद थी जो इस गाने को सुनकर खुद खिलखिलाकर हंस रही थी। मानुसी ने छवि को कुछ इशारा किया तो छवि दौड़ते हुए कमरे में गई और ढेर सारी चुन्नी लाकर उन सब की तरफ उछाल दिया। बेचारे मरते क्या ना करते। बिल्कुल शराफत से उन लोगों ने चुन्नी को अपने सर पर डाला और गाने के साथ ही स्टेप मैच करने लगे। हाय, उनके डांस स्टेप देख देख कर सारी औरतें हंस हंस कर लोटपोट हो चुकी थी, खासकर जया जी और गायत्री जी और हमारे युवराज बाबू, जो पिलर के पीछे से छिपकर उन सबका डांस देख रहे थे। कजरा रे तेरे खारे खारे नैना। जिया भी उन लोगों का डांस देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो चुकी थी। तभी उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रें नीचे देखी तो कोई उसे फूल फेंक कर मार रहा था।
जब उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उससे कुछ दूरी पर पिलर के पीछे युवराज दिखा, जो उसे अपने पास बुला रहा था। जिया ने उसे घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में उसे वहां से जाने का इशारा किया। कहीं वो भी इन लोगों के लपेटे में ना आ जाए, पर युवराज कहाँ मानने वाला था। वो तो अभी भी उसे अपने पास बुला रहा था। जिया सबकी नज़रों से छुपकर युवराज के पास गई तो युवराज ने उसकी कलाई पकड़कर पिलर के पीछे सटा दिया और उसके कमर पर हाथ रखकर उसके बिल्कुल करीब झुक गया। खड़ूस, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, और प्लीज यहाँ से जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो आपको भी उन लोगों के साथ नचवा देंगे, जिया उसे ढकेलते हुए बोली। बिना युवराज आहूजा की मर्जी के कोई उसे देख भी नहीं सकता। डांस करवाना तो बहुत दूर की बात है। उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए बोला, जिससे जिया की नजरें झुक गई। क्या बात है, आज मुझसे शर्मा रही हो? नहीं, मैं नहीं शर्मा रही, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। वो उसके बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, पर युवराज ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी गोद में उठा लिया। खड़ूस, क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। प्लीज उतारो मुझे नीचे। जिया नीचे उतरने के लिए मचलने लगी, पर युवराज वो पिलर के पीछे से ही सबकी नज़रों से बचते हुए उसे ऊपर अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया। खड़ू साहब। जिया के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि युवराज ने उसके ऊपर झुककर उसकी बोलती बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद युवराज उसके सर से अपना सर टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जिया की आंखें अभी भी बंद थी। जब उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ तो उसने फट से अपनी आंखें खोल दी और युवराज को हैरानी से देखने लगी। खड़ूस, जिया ने कसकर युवराज के कुर्ते के कलर को पकड़ लिया और अपने कांपती हुए आवाज में बोली, कल हमारी शादी है। आई नो, पर मैं आज भागना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? युवराज ने अपने कुर्ते के बटन को खोलते हुए उससे इजाज़त मांगी, जिस पर जिया को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। बदले में उसने कसकर अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। युवराज को उसका जवाब मिल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए जिया की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा लिया। वो दोनों एक दूसरे में खो गए और नीचे हमारे बाकी लड़कों की बैंड बजी हुई थी, जो अभी भी उस गाने पर थिरक रहे थे। अरे बस बस बस, अब हमसे और हंसा नहीं जाएगा, बंद करो, जया जी हंसते हुए बोली। उनकी बात सुनकर सारे लड़कों के जान में जान आई। वो लोग वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। युवराज के कमरे में जिया और युवराज दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। जिया की आंखें बंद थी और युवराज उसके बालों को सहला रहा था। बेबी गर्ल, आर यू ओके? युवराज प्यार से उसके चेहरे को छूकर पूछा। जिया ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, और भी ज़्यादा उसकी बाहों में समा गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलने की या युवराज से कुछ बोलने की। सावर लोगी? मुझे नींद आ रही है, वो फिर आंखें बंद किए हुए ही बोली। कुछ पल तक युवराज उसे अपनी बाहों में भरकर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ वो सो चुकी है, तो उठकर उसके कान में धीरे से बोला, हॉट वाटर से शावर ले लेना, रिलैक्स फील करोगी। इतना कहकर कबर्ड्स के उसके लिए कपड़े निकालकर बालकनी से कूदकर चला गया। आउट हाउस में साले एक नंबर का एहसान फरामोश दोस्त है वो, हम सबको वहाँ फंसाकर खुद गायब हो गया। हमारी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ गई। ऋषभ भनभनाते हुए युवराज को कोस रहा था। हाय दैया, हमारी तो कमर अकड़ गई। अंबर बेड पर पसरते हुए बोला, तुम सबका तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा क्या? मैं तो दूल्हा हूँ। बीच बाजार में मुझे भी नचवा दिया, वो भी इतने अजीब गाने पर। अब मैं कल बारात लेकर जाऊंगा तो अपना कौन सा मुंह मधु को दिखाऊंगा? शेरगिल अपना माथा पकड़कर बोला। उसके लिए क्यों टेंशन ले रहा है? वैसे भी तेरा थोबड़ा तो चेहरे से ढका हुआ होगा। अचानक से युवराज कमरे में आते हुए बोला तो दोनों ने उसे घूर कर देखा। ऋषभ गुस्से में उसके पास गया और उसका कॉलर पकड़कर बोला, साले कहाँ गायब हो गया था तू? तुझे पता भी है लड़कियों ने हमें सबके बीच में छमिया डांस करवा दिया, हमारी तो इज्जत की वाट लग गई। और नहीं तो क्या, कम से कम मेरा तो ख्याल कर लेता। मैं दूल्हा था, अपने साथ मुझे भी उड़ा ले जा। शेरगिल अपनी बात बोलते हुए रुका जब उसकी नज़र युवराज के गर्दन पर बने लव हार्ट पर पड़ी। मतलब तू साले कमीने हम सब दोस्तों को जालिम लड़कियों के बीच छोड़कर खुद गुटुरगु कर रहा था। तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। ऋषभ और शेरगिल दोनों ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, पर युवराज उन दोनों को पीछे धकेल कर वॉशरूम में भाग गया और अपना सर बाहर निकाल कर बोला, सॉरी यार, बीवी के सामने थोड़ी ना कुछ देखता है।
कमीने रुक। ऋषभ ने अपना जूता निकालकर वॉशरूम की तरफ फेंका, पर युवराज ने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज रात ही संगीत और मेहंदी दोनों एक साथ थी और कल शादी, इसलिए सब कोई इसी की तैयारियों में जुटा हुआ था। सारी लड़कियां तैयार हो रही थी। जब मानुसी बोली, ये जिया कहाँ है? हल्दी के बाद से दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, शायद अपने रूम में होगी, मैं देख कर आती हूँ, छवि बोली और उसके रूम में जाने लगी। पर मानुसी ने उसे रोक दिया और खुद जिया के रूम में चली गई। उसने जिया का रूम खोलकर देखा तो जिया वहाँ नहीं थी। फिर वो युवराज के रूम में आई, जहाँ जिया गुमसुम सी मिरर के सामने बैठी थी। उसने सिर्फ ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहन रखा था और दुपट्टे को अपने कंधे पर एक साइड रखा था। उसने अभी तक ना ही ज्वेलरी पहनी थी और ना ही कोई मेकअप किया था। बस चुपचाप मिरर के सामने बैठे कहीं खोई खोई सी लग रही थी। हे लड्डू, कहाँ खोई है? अचानक से मानुसी उसके सामने आकर चुटकी बजाई तो जिया चिहुक उठी। हाँ, कहीं भी नहीं। फिर इतनी उदास क्यों लग रही है? कोई बात है क्या? मानुसी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पूछा तो जिया उठकर उसके गले लग गई और सुबकते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मैं और खड़ूस थोड़ी देर पहले एक हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने भी मना नहीं किया। फिर हम दोनों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ना। कल हमारी शादी है और हम कल तक रुक सकते थे ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उन्हें फेस करूँगी। मैं क्या करूँ यार मनु? वो हड़बड़ाते हुए बोल रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शादी का दिन हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। इसमें सिर्फ सपने और उम्मीदें ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी ढेर सारी ख्वाहिशें जुड़ी होती है। जब शादी की रस्में शुरू होती हैं, तब से लेकर गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरने तक, उसके बीच गुजरने वाला हर एक पल, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लम्हे बहुत ज़्यादा खास होती हैं। मानुसी ने जिया के हाथ को पकड़कर बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, पगली, कुछ भी बोलती है? तूने मुझे बताया था ना, युवराज ने बहुत पहले ही तेरी मांग में सिंदूर भरा है, उसकी कलाई को पकड़कर। और ये मंगलसूत्र, ये भी तो उन्होंने ही पहनाया है। शादी, प्यार, रस्में, कस्में, ये सारे झंझट को छोड़ो और अपने दिल पर हाथ रख कर बता कि क्या उनका तेरे करीब आना तुझे बुरा लगा? नहीं, ये फीलिंग्स बहुत अजीब है। जिया नजरें नीचे झुकाकर बोली। अजीब या स्पेशल? मानुसी ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिस पर जिया भी मुस्कुराने लगी। स्पेशल भी और काफ़ी अलग भी। मतलब मेरी लड्डू बड़ी हो गई है, लगता है जल्द ही मुझे मासी बनने की न्यूज़ मिलेगी, मानुसी ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो जिया शर्मा गई। मनु, तू भी ना कुछ भी बोलती है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती और मैं न्यूरोसर्जन नहीं बन जाती, बच्चे के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हाँ, तू सोच सकती है। बता, तू कब मुझे गुड न्यूज़ सुना रही है? हाय रे मेरी किस्मत, मुझसे ये उम्मीद तो तू छोड़ ही दे। यू नो वाट, शादी से पहले तुझे बताया था ना, जब मैं और ऋषभ करीब आए थे, उसके बाद से तो हम दोबारा कभी करीब आए ही नहीं। हमेशा एक दूसरों की बाहों में ही रहते हैं, पर वैसे वाला करीब नहीं आए। मानुसी बोलते हुए पीछे बेड पर लेट गई और उसके बगल में जिया भी लेट गई। तो कब ऐसे वाला करीब आने का प्लान है? मैं अभी तुझे मासी नहीं बना सकती, पर तू तो मुझे मासी बना सकती है। बता, लफड़ा क्या है तुम दोनों के बीच? जिया भी उसके बगल में लेटते हुए बोली। लफड़ा कुछ नहीं है मेरी जान, बस दोनों आज भी वहीं खड़े थे जहाँ कल थे। ऋषभ ने तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। बोलते हैं जिस दिन मैं इस रिश्ते में कंफर्टेबल फील करने लगूंगी और मुझे उनसे प्यार हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बता, कब करने का इरादा है? जिया ने पूछा। क्या? अरे मेरी जान, ऋषभ को प्रपोज। क्योंकि तूने जब ऋषभ को तुमसे आप कहा, तभी मैं समझ गई थी तेरे दिल में कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। मानुसी ने अपना मुंह टेढ़ा करके उसे घूरा और कुछ पल बाद दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। चल उठ, आज तेरा फोटो शूट, मेहंदी और संगीत तीनों है। लड़कों को भी आने की परमिशन मिल चुकी है। दादी ने उन्हें अलाउ कर दिया है, ये सोचकर दादी ने उन्हें अलाउ कर दिया है, ये सोचकर कि कहीं फिर से लड़की बनकर ना टपक पड़े। और रही बात प्रपोज करने की, तो तू छोड़ना यार, डायरेक्ट तुझे मासी ही बनाती हूँ। पर तू अभी तैयार हो जा, क्योंकि तेरे दूल्हे राजा थोड़ी देर में आकर तुझे ढूंढने वाले हैं। मानुसी ने अपनी बात खत्म करके जिया को भी जबरदस्ती उठाकर मिरर के सामने बैठा दिया।
और उसके पीछे खड़ी हो गई और फिर कुछ सोचकर शरारती मुस्कुराहट लिए बोली, वैसे युवराज के भी मज़े ही मज़े हैं, है ना? आज भी सुहागरात मना लिया और कल भी मनाएगा। मनु जिया शर्मा कर पीछे घूमकर उसके गले लग गई। मानुषी से बात करके जिया थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी थी, पर अभी भी उसे युवराज को फेस करने में घबराहट हो रही थी। दूसरी तरफ युवराज ग्रीन कलर का कुर्ता पहनकर मेहंदी सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हो चुका था। भाई उसकी बेबी गर्ल के साथ उसका फोटो शूट होने वाला था। बंदा थोड़ा तो सजेगा ही, लेकिन ये क्या, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गंभीर और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया और बात करते हुए साइड में खिड़की के पास आ गया, जहाँ से उसे जिया का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। अंबर गार्डन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। सॉरी, बट मैं ये सब करना ही क्यों है? आपका क्या मकसद है? मुझे नहीं पता, पर मैं जिया के साथ ऐसा नहीं कर सकता, अंबर घबराते हुए बोला, क्योंकि दूसरी तरफ से उसे जो काम करने का ऑर्डर मिला था वो काफ़ी मुश्किल था। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ से किसी की गंभीर आवाज़ आई, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कल जिया की शादी है और आप मुझे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बोल रहे हैं। पर क्यों? अंबर झुँझलाकर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ। और तुम? इसलिए क्योंकि तुम जिया से प्यार करते हो। बात खत्म। शादी खत्म होते ही तुम अपना काम शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ से उस आदमी ने अपनी बात खत्म करके कॉल कट कर दिया। अंबर ने परेशान होकर अपने बालों में हाथ फिराया, खुद से बोला, प्यार तो मैं उससे करता हूँ, उसके लिए जान भी दे दूँ, पर ये ओ गॉड, कैसे होगा ये? प्लीज़ जिया को इस जहर से बचा लीजिए, मुझे ये करना ही होगा। सॉरी जिया, वो आंखें बंद करके गुस्से में बोले जा रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर रानी की बहन शीतल खड़ी थी। व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? शीतल मुस्कुराते हुए पूछी, जिस पर अंबर ने कहा, कैन आई हग यू प्लीज़? छोड़ो, कर ही लेता हूँ। उसने आगे बढ़कर शीतल को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। शीतल को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये हुआ क्या है। अचानक से उसने अनजाने में अंबर के पीठ पर हाथ रख दिया। कुछ पल बाद जब अंबर रिलैक्स हुआ तो वो शीतल से अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स। वो क्या है ना, मैं जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो किसी को ऐसे ही गले लगा लिया करता हूँ। अभी तुम ही मेरे सामने थी इसलिए कर लिया, बुरा मत मानना प्लीज़। अंबर अपनी बात खत्म करके बिना शीतल को कुछ बोलने का मौका दिए वहाँ से चला गया और शीतल हैरानी से वहाँ खड़ी रह गई। कुछ पल बाद उसने अपने सर पर मारकर बोली, अजीब बंदा है यार, पूछ भी लिया, मेरी परमिशन भी नहीं ली, गले भी लगा लिया और सॉरी भी बोल दिया, यहाँ से निकल भी लिया। वाह बेटा, सही जा रहे हो। छोड़ो, मुझे मेहंदी पीसना था, धत तेरी की। शीतल एक बार फिर अपने सर पर मारी और दौड़ते हुए अंदर चली गई। शाम का फंक्शन शुरू हो चुका था और सारे गेस्ट भी आ चुके थे। शेरगिल और मधु का फोटो सेशन भी स्टार्ट हो चुका था, पर हमारी जिया मैडम अभी तक गायब थी। युवराज बेकरार होकर कब से उसे ढूंढे जा रहा था, पर मजाल जो जिया उसे कहीं भी दिख जाए। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए जिया को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र मानुषी और ऋषभ पर पड़ी, जो आपस में आर्गुमेंट करने में बिजी थे। वो दोनों के पास जाकर बोला, मानुषी, क्या तुमने जिया को देखा है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, उसे मिल ही नहीं रही है और ना ही मेरा कॉल रिसीव कर रही है। युवराज की बेकरारी देखकर ऋषभ और मानसी दोनों मुस्कुराने लगे। उसकी मुस्कुराहट से चिढ़कर युवराज बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? सीधे सीधे बताओ ना, कहाँ है वो? हाय, ये बेकरारी, ऋषभ अपने सीने पर हाथ रखकर बोला। तो युवराज ने उसे घूरते हुए कहा, देख, अभी मेरा दिमाग गुस्से में उबल रहा है, अगर अपनी भलाई चाहता है तो मुझे चिढ़ाना बंद कर, समझा? और यार मनु, बताओ ना, कहाँ है जिया? मिस्टर युवराज जी, ओह सॉरी सॉरी, अब तो जीजा जी बन गए हैं। वो क्या है ना, आपकी बेबी गर्ल 2 घंटे पहले ही तैयार हो चुकी है, पर जो आपने कांड किया है ना, उसकी वजह से आपके सामने नहीं आ रही है। मानुषी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? युवराज ने कुछ ना समझी में ही पूछा। हाय, अभी इतने भोले क्यों बन रहे हो? याद नहीं, जब लड़के नीचे ठुमके लगा रहे थे तो उस वक्त आप? मानुषी ने अभी इतना ही कहा था कि युवराज ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी बोलती बंद कर दी और उसे घूरते हुए कहा,
तुम दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसे हो, भगवान जी ने अच्छी जोड़ी बनाई है, एक पागल तो दूसरा महापागल। कुछ भी कहीं भी बोल जाते हो तुम दोनों, मैं खुद ढूंढ लूँगा। युवराज गुस्से में अपनी बात खत्म करके वहाँ से चला गया और उसके जाते ही मानुषी और ऋषभ जोर जोर से हंसने लगे। इसका सही है, मतलब कि अपने सरमो हया को भी गुस्से के पीछे छुपा लेता है पागल, ऋषभ ने हंसते हुए कहा। युवराज दूसरी तरफ आकर अपने बालों में हाथ फेरकर खुद से बोला, यार बेबी गर्ल, अगर मुझे पता होता मेरे करीब आने से तुम मुझसे ऐसे दूर भागोगी तो आई स्वेयर कभी भी मैं तुम्हारे करीब आता ही नहीं। अपनी बात खत्म करके युवराज ने जिया को मैसेज किया, बेबी गर्ल, अगर तुम अगले 2 मिनट के अंदर मेरे सामने नहीं आई तो मैं फंक्शन छोड़कर चला जाऊंगा। युवराज के मैसेज डिलीवर होने के अगले 30 सेकंड के अंदर जिया सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरती हुई नजर आई, जिसे देखकर युवराज ने अपना सर पकड़ लिया और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, दिन भर में 100 दफ़ा बोलती है बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ मैं, पर हरकतें बच्चों वाले ही हैं। लहंगा पहनकर भला कौन इतनी तेजी से सीढ़ियाँ उतरता है, इतना भी ख्याल नहीं है अगर गिरेगी तो कितनी चोट आएगी इसे। अगले ही पल युवराज भी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जिया के पास पहुँच गया। दोनों इस वक्त सीढ़ियों के बीच में खड़े थे। युवराज ने जिया को घूर कर देखा तो उसने अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। युवराज ने गहरी सांस ली और उसके खुले कमर पर अपनी हथेली रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कान में धीरे से कहा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इतना शर्मा क्यों रही हो मुझसे? मैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या फिर तुम्हारा मंगेतर? यार हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इतनी शर्माने की क्या ज़रूरत है? उसकी बातों को सुनकर जिया ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। इधर नीचे आधे से ज़्यादा मेहमानों की नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी और इन सब से बेखबर वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। जब शेरगिल की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसने कैमरा मैन से कहा, उन दोनों के भी फ़ोटो शूट करने हैं, एक काम करो आप उनके भी पिक्चर्स ले लो। कैमरामैन ने उन दोनों की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, वाह परफेक्ट पोज, क्या लग रहे हैं दोनों। उसने अपने असिस्टेंट को कैमरा उन दोनों की तरफ घुमाने के लिए कहा और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा। इन सब से अनजान जिया अभी भी युवराज के गले लगी हुई थी और युवराज का हाथ उसके कमर पर था। बेबी गर्ल, युवराज ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पुकारा। जिया ने जब अपनी नज़रें उठाकर युवराज की गहरी आंखों में देखा तो देखती ही रह गई। युवराज ने उसके चिन को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर बोला, अगर ऐसे ही शर्माओगी तो हमारी सुहागरात की तो बैंड बज जाएगी। खड़ूस, जिया शर्मा कर वहाँ से नीचे की तरफ भागी पर युवराज ने पीछे से उसकी चुन्नी पकड़ लिया। जिया 3-4 सीढ़ी नीचे खड़ी थी और युवराज ऊपर, दोनों अभी भी एक दूसरे के अपोजिट देख रहे थे। उन दोनों के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। परफेक्ट पोज, क्या मस्त कपल हैं दोनों, इन्हें तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, कैमरामैन ने इम्प्रेस होकर कहा। जिस पर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब पोज तो परफेक्ट होगा ही, क्योंकि वो दोनों रियल में रोमांस कर रहे हैं, कोई तुम्हारे फोटो शूट के लिए पोज नहीं दे रहे हैं। क्या ये इतने लोगों के बीच रोमांस? कैमरामैन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। युवराज पीछे मुड़ा और नीचे आकर जिया को पीछे से अपनी बाहों में भरकर धीरे से उसके कान में बोला, बाय द वे स्वीटू, तुम तो रोमांटिक मूवीज़ की फ़ैन थी, फिर आज क्या हुआ? एक ही दिन के रोमांस में तुम तो ऊपर से लेकर नीचे तक गुलाबी हो गई। मुझे तो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग हो रही है, हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह शर्मीले होंगे। आप ना दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। छोड़िए, मुझे आइडिया भी है आपको कितनी देर से चिपके हुए हो। सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। जिया कसमसाते हुए खुद को उसके पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। युवराज ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई और वापस उसे पलटकर अपने सामने करके अपने करीब खींच लिया। उसने अपनी उंगलियों को उसके गालों पर फिराते हुए कहा, मैडम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है हम फ़ोटो शूट के लिए पोज दे रहे हैं। इनफैक्ट दादी और तुम्हारी दादी को भी देखो कितने प्यार से हमें देख रही हैं। जिया ने भी अपनी नज़रें जया जी और गायत्री जी की तरफ घुमाई तो सच में वो दोनों मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। इस वक्त जिया को इतना शर्मा रहा था कि उसका दिल चाह रहा था वो जाकर कहीं छुप जाए, पर उसका खड़ूस उसे छोड़े तब ना।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।